स्टार्ट है। प्रेक्षा, रोहित, जतिन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। रोहित, आवाज नहीं आ रही है? चलो बेटा ठीक है, बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, उसमें हम बात कर रहे थे डिफेक्ट के बारे में। अपने स्टार्ट किया था डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ओके, डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है और कैसे कैसे हमें करना है, एक एक चीज मैंने बताई थी। ओके ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन कंटिन्यू कर रहे थे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं? ओके तो अपन ने कहा था मेनली डिफेक्ट क्या होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सी? स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके ठीक है बेटा। फिर अपन 1 बाय 1 अपन सीक्वेंस से अपन स्टार्ट किया था। नंबर 1 स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। ओके स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में अपन ने क्या कहा था? पहली बात तो वो डिफेक्ट जो स्टोइकोमेट्री कंपाउंड में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। अब स्टोइकोमेट्री कंपाउंड कौन से हो जाएंगे? वो कंपाउंड जिनकी फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में क्या होता है, कैटायन एनायन का रेशियो सेम होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टोइकोमेट्री सॉलिड। क्लियर है? जैसे NaCl की हमने बात की थी। NaCl का अगर हम फॉर्मूला देखें बच्चों तो हमें पता है Na और Cl, हमें पता है फॉर्मूले में रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। अरे आ रहा नहीं आ रहा? और जब इसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ध्यान है ना, तो Na+ का नंबर 4 आता है, Cl- का भी 4 आता है, 4:4 यानी 1:1। तो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में रेशियो सेम है या नहीं है? है। ऐसे सॉलिड क्या हो गए? स्टोइकोमेट्री सॉलिड। और ऐसे सॉलिड में मिलने वाले डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट बोलेंगे बेटा। क्लियर है? ठीक है। फिर अपन ने कहा था स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, 2 टाइप का पढ़ेंगे मेनली अपन। पहला अपन ने पढ़ा था बेटा कौन सा? शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके शॉर्ट की डिफेक्ट में अपन ने क्या कहा था? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स द लैटिस पॉइंट एंड मूव्स आउटसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्या करते हैं? अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। इक्वल नंबर बोला है यानी या तो एक एक कैटायन और एनायन या फिर 2-2 कैटायन और एनायन, जो भी जाएगा इक्वल नंबर में जाएंगे बच्चों। क्लियर है? ठीक है। फिर अपन ने क्या कहा था? आयन स्ट्रक्चर के बाहर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कॉमन सी बात है बेटा। ठीक है। अब क्या कहेंगे? हमें पता है ये डिफेक्ट क्या होता है, उन सॉलिड्स में मिलता है जिनमें कैटायन और एनायन की साइज क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। क्लियर है? कैटायन एनायन की साइज ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम होगी बेटा। क्लियर है? फिर अपन ने क्या कहा था? इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और आयनिक कंपाउंड्स में नॉर्मली ये मिलता है। क्लियर है? और इसमें क्या कहेंगे? आयंस का माइग्रेशन होता है। हमें पता है बच्चों स्ट्रक्चर अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर जाते नहीं जाते। आयन के माइग्रेशन की वजह से इसका मतलब आयन का ट्रांसफर होता है। आयन यानी चार्ज की फॉर्म में बेटा, कैटायन एनायन चार्ज होता है इनपे प्लस माइनस से, तो आयन का ट्रांसफर होता है यानी आयंस का माइग्रेशन होता है। इस वजह से सॉलिड की कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है बच्चों। ओके ठीक है। और इसके एग्जांपल हमने कौन से लिखे थे? एल्कलाइन मेटल हैलाइड जैसे NaCl, KCl, CHCl और जैसे AgBr, इनमें ये डिफेक्ट मिलता है। यहां तक हमने बात करी थी। यस और नो? क्लियर है बेटा? ओके चलो बच्चों, तो शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2। जो हम स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट की अपन बात करें तो शॉर्ट की के बाद नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। अरे आओ ठाकुर, आओ 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 जल्दी बैठो। चलो बीच में क्लास बंक करोगे कैसे चलेगा? ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ रही थी। अब लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नया पॉइंट स्टार्ट किया था, फिर उसका पहला लेक्चर मिस कर दिया, आधा लेक्चर। ठीक है, फिर कहोगे सर ये हाँ उनकी कल से आई, मंडे से आएगी बेटा। ठीक है चलो, तो उसमें नाम आपने नहीं देखा? नो बेटा, सही से देखा नहीं आपने। चलो बेटा इधर, चलो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपने लास्ट लेक्चर में अपने क्या स्टार्ट किया था? डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में डिफेक्ट के बारे में। ओके डिफेक्ट क्या होता है? जैसे अपने कहा था कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाना, इसे क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा सुनो, तुम्हारे कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, 2 लाइन सुनना। डिफेक्ट इन सॉलिड अपन पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर, लास्ट पार्ट बेटा डिस्कस कर रहे थे। 2 लेक्चर का काम बचा आज और मंडे का। ओके तो अपन ने क्या कहा था? किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मतलब जो सॉलिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाना,
चाहे स्ट्रक्चर के अंदर ही रहे चाहे स्ट्रक्चर के बाहर चला जाए, इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं बेटा। क्लियर है? डिफेक्ट मेनली 3 टाइप के अपन पढ़ रहे थे, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट के लिए अपन ने क्या कहा था? वो डिफेक्ट जो स्टोइकोमेट्री सॉलिड में मिलता है उसे बोलेंगे स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। ओके, अब स्टोइकोमेट्री सॉलिड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में कैटायन एनायन का रेशियो क्या होता है? सेम होता है, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। ओके, ठीक है। स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में अपने पहला पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट। नंबर 2 है बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, यानी कैटायन एनायन का इक्वल नंबर अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चला जाएगा। क्लियर है? ये हमने पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट, और भी हमने कई सारे पॉइंट्स बताए थे, वो क्लास के बाद में तुम्हें अलग से बता दूंगा। ओके, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में नंबर 2 सेकंड नंबर वाले डिफेक्ट की बात करते हैं बेटा, फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट में मैंने क्या होता है? मैंने क्या कहा था? डिफेक्ट का मेन कंक्लूजन तो वही होगा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाना। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाना। अब वो कंडीशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, स्ट्रक्चर के अंदर भी रह सकता है, स्ट्रक्चर के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, वो कंडीशन भी डिपेंड करेगा। तो हर डिफेक्ट के बारे में स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तो हमें ध्यान होना ही चाहिए बच्चों। ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? सुनना अच्छे से। इन दिस डिफेक्ट स्मॉल आयन कैटायन एनायन को कंपेयर करेंगे तो ये बताओ स्मॉल आयन जनरली कौन सा होगा? कैटायन होगा। तो क्या कहेंगे? इन दिस डिफेक्ट स्मॉल आयन जनरली कैटायन लीव्स देयर लेटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। बात समझ में आई? इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या? जो तुमने बोला था वॉइड क्या होता है। बात समझ में आई क्या? एटम के बीच का जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है इस डिफेक्ट में? क्या होगा? स्मॉल आयन जनरली कैटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्या होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, लिखो बड़ा स्टेटमेंट लिखो इन दिस डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट जल्दी लिखो। इन दिस डिफेक्ट स्मॉल आयन ब्रैकेट में लिखना जनरली कैटायन in this defect small ion generally cation leaves their lattice point small ion generally cation leaves their lattice point and occupied in interstitial spaces. Interstitial space. Small ion generally cation leaves their lattice point and occupied in interstitial space. क्लियर है? इस डिफेक्ट में क्या होता है? स्मॉल आयन जनरली क्या होता है? कैटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर कहां चला जाता है बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। ओके, कैसे होता है बच्चों? समझना इस चीज को। कैसे? नॉर्मली हमने बात की जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बच्चों देखो ये तो स्ट्रक्चर है। ओके, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी सॉलिड की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं प्लस माइनस से, इसका मतलब ये नहीं है उसके कैटायन एनायन पे चार्ज +1 या -1 ही हो। +2 -2 +3 -3 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड आपने लिया है। क्लियर है? मैंने सिर्फ सिंबल लिखा है। क्या आयनिक सॉलिड की नॉर्मली बात करते हैं तो एक कैटायन दूसरा एनायन, एक कैटायन दूसरा एनायन। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कैटायन एनायन का सिंबल है बेटा ये। ठीक है, बात समझ में आई क्या? संकेत है ये। ओके, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे? ये तो मान लो क्या था? नॉर्मल स्ट्रक्चर थी जिसमें सभी कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन पर प्रेजेंट है। क्लियर है? जैसे मान लो ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन एनायन सभी अपनी पोजीशन पर है। अभी तक तो कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। अब डिफेक्ट अगर होगा तो क्या चेंज आएगा? डिफेक्ट होने के बाद सेकंड जो कंडीशन अपन कौन सी बनाते हैं? आफ्टर डिफेक्ट वाली कंडीशन बनाते हैं। क्लियर है? अगर इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाए, क्या कहा? अगर इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट हो तो क्या होगा बच्चों? फ्रेंकल डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉल आयन जनरली कैटायन क्या करेगा? अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर कहां चला जाएगा?
इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। तो क्या कहेंगे बच्चों, ये मान लो कैटायन क्या करे, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्या करेगा, इस फ्री स्पेस में आ जाए। क्लियर है? इसका मतलब अगर ये कैटायन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए तो देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, ये प्लस तो ऐसा कैसा, ये माइनस बच्चों ऐसा कैसा, इस प्लस को फ्री स्पेस बच्चों ऐसा कैसा छोड़ देंगे, ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस एक को छोड़कर बाकी को मैंने ऐसे कैसे बना दिया, और ये वाला कैटायन कहां चला जाएगा, इस फ्री स्पेस में चला जाएगा। यस और नो, बात समझ में आई क्या? इससे क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। क्लियर है? पहली बात तो ये बताओ बच्चों, सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? क्यों बेटा? शाबाश बेटा, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको तरीका बताया था, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या? अरे सीधी सी बात है बेटा, जैसे मान लो इस पोडियम पर बात करें, इस पोडियम पर मान लो मेरी वजह से मान लो 50 किलो वेट है बेटा, सपोज करो, ठीक है? बच्चे कहेंगे सर आधा क्यों बता रहे हैं, ठीक है? जो भी बेटा मान लो मेरी वजह से मान लो 50 kg वेट है, ओके? इस पोडियम पर मैं यहाँ से बेटा यहाँ खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा, वेट में कोई डिफरेंस आएगा क्या? नो बेटा, पहले 50 था, अभी भी क्या है 50 है बेटा। क्लियर है? अगर इस पोडियम से मैं नीचे उतर जाऊं तो मान लो क्या होगा, इसे थोड़ा रिलीफ फील हो सकता है बच्चों। यस और नो? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, आयन क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर ही है, बस यहां से यहां आ गया, स्ट्रक्चर का टोटल वेट तो वही है। यस और नो? और मैंने कहा था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? सॉलिड का नॉर्मली हमें पता शेप और वॉल्यूम तो फिक्स होता है, तो मास में चेंज होगा तो डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। तो मास स्ट्रक्चर के बाहर थोड़ी जा रहा है, मास चेंज कब होगा, जब या तो बाहर से एक्स्ट्रा आयन स्ट्रक्चर के अंदर आए या स्ट्रक्चर का खुद का आयन स्ट्रक्चर के बाहर जाए। यस और नो? इसमें तो क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर ही वो आयन है, तो टोटल मास क्या है, इक्वल है या नहीं है? मास इक्वल है तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगी, अनचेंज होगी। बेटा समझ में आ गया? क्लियर है? स्टेटमेंट लिख लिया? चलो बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, डायग्राम बनाओ फटाफट। बना लिए? ये जटिल संरचना बना लिए बेटा? रोहित प्रेक्षा स्ट्रक्चर नहीं बन रही क्या? थोड़ी टिपिकल जरूर है बेटा, मुश्किल है लेकिन सीख जाओगे। बना लिए? चलो बेटा वो डेंसिटी वाला स्टेटमेंट लिख लो। लिखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड unchanged due to this defect, density of solid unchanged due to this defect, density of solid unchanged due to this defect, density of solid unchanged due to this defect। ठीक है? एक बच्चों क्या कहेंगे, देखो नॉर्मली जो शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने पॉइंट पढ़े थे बेटा, उसके बेसिस पे उसका क्या करो, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट जो इससे फर्स्ट वाला डिफेक्ट था, एक टाइप था स्टोइकोमेट्री में शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा है बच्चों ये फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट की में हमने क्या कहा था, ये डिफेक्ट शॉर्ट की वाला की बात कर रहा हूं, ये शॉर्ट की, ये फ्रैंकल है। ठीक है, इस डिफरेंस याद रखना इजी रहेगा। शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने क्या कहा था, क्या कि ये डिफेक्ट उन सॉलिड में मिलता है जिनमें कैटायन एनायन का रेशियो, कैटायन एनायन की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। यस और नो? फ्रैंकल में उसका अपोजिट बोल दो बेटा। क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट नॉर्मली क्या होता है, उन सॉलिड में मिलता है जिनमें कैटायन एनायन की साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, this defect occur in solid which have large difference, this defect occur in solid which have large difference in size of cation and anion, this defect occur in solid which have large difference in size of cation and anion,
विच हैव लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्लियर है बच्चों? ये बताओ कैटायन एनायन की साइज में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, एक बात तो श्योर है, पैकिंग ज्यादा बेटर होगी क्या? नहीं। ऑलमोस्ट हमें पता है सेम साइज के पार्टिकल हो तब तो पैकिंग अच्छे से होती है क्योंकि सभी की साइज सेम है, इक्वली आपस में कांटेक्ट में होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइज डिफरेंट है, किसी की साइज कम है, किसी की साइज ज्यादा है, तो पैकिंग ज्यादा बेटर होगी क्या? नहीं। किसी के कांटेक्ट में पार्टिकल कम होंगे, किसी के कांटेक्ट में पार्टिकल ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो स्टोइकियोमेट्री में एक शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या कहा था अपने, इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो फ्रेंकल में क्या कहेंगे, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? एक बच्चों 3-4 साल पहले मैंने एक बार डीटीएस में क्वेश्चन दे दिया था, जब लास्ट में टेस्ट वगैरह होते हैं कोचिंग में हमारे, लास्ट पीछे की बात है एक बार, तो मैंने क्या किया था, ये तो हर टीचर बताता है स्टोइकियोमेट्री में शॉर्ट की में क्या होता है, फ्रेंकल में क्या होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक ऑप्शन चेंज कर दिया था, क्या फ्रेंकल डिफेक्ट में रेडियस रेशियो हाई होता है, लो होता है, इक्वल होता है, अनचेंज होता है, ऑल इज वेल, कुछ मैंने ऐसे बना दिया था। ओके, तो बच्चे इस बात को तो रट के रखते हैं। तो हर कोई टीचर बताता है शॉर्ट की वाला डिफेक्ट उन सॉलिड में होता है जिनमें कैटायन एनायन की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, और फ्रेंकल वाला उनमें होता है जिसमें कैटायन एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यस और नो? क्लियर है? लेकिन मैंने ऑप्शन दे दिया था क्या, कि फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें होगा जिनमें रेडियस रेशियो हाई होगा, लो होगा, सेम ऑलमोस्ट इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों ये बताओ, रेडियस रेशियो क्या होगा इस कंडीशन में? इस डिफेक्ट की वजह से रेडियस रेशियो हाई होगा, लो होगा, क्या होगा? हाई होगा। लविश कोई बात नहीं, तुम सोच सकते हो। जतिन, प्रेक्षा, रोहित, रेडियस रेशियो हाई होगा, लो होगा? एक चीज आपको बतानी है, रीजन भी बताना है, हाई होगा या लो होगा। प्रेक्षा, रोहित, दिमाग चलाओ बेटा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, घोड़े नहीं है तो खच्चर दौड़ाओ बेटा, खच्चर नहीं है तो पाटे दौड़ाओ, कुछ भी दौड़ाओ पर दौड़ाओ। रीजन जरूर बताना आप, हाई या लो जो बताओगे। प्रेक्षा, रोहित, जवाब नहीं आ रहा। रेडियस रेशियो क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा, रेडियस रेशियो मैं बता दूंगा। रेडियस रेशियो तुमने पढ़ा नहीं है, रेडियस रेशियो होता है दोनों की रेडियस का रेशियो। रीजन जरूर बताना। रेडियस रेशियो मैंने बता दिया, इस नए बच्चे को मान लो पता नहीं था रेडियस रेशियो। सिंपल सी बात है, तुम बावड़ी की तरह देख के आ रहे हो बेटा, तुमने तो पढ़ रखा है ये। क्लियर है? अरे क्या करना है, मैंने क्या कहा, कैटायन एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होने का मतलब क्या, एक बहुत कम है दूसरा बहुत ज्यादा है, बात खत्म। इसका मतलब है दोनों में कम साइज किसकी होगी, कैटायन की, तो कैटायन की साइज बहुत कम होगी, एनायन की साइज ज्यादा होगी, तो क्या होगा, रेडियस रेशियो क्या आएगा, वेरी लो। समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिखो बेटा, लिखो दिस डिफेक्ट। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चंस को घुमा दे तो दिमाग जरूर चलाया करो कि कैसे होता है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं के बेसिस पे ही पूछता है, बस तरीका अलग होता है। दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, दिस डिफेक्ट अकर इन सॉलिड which have low coordination number, which have low coordination number and low radius ratio, which have low coordination number and low radius ratio। क्लियर है? ये खासकर ध्यान रखना, नॉर्मली आपको कॉपी वगैरह में नहीं मिलेगा ये लो कोऑर्डिनेशन, लो रेशियो वाला, रेडियस रेशियो वाला, लेकिन ध्यान रखना बच्चों। ओके, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैंने बोल दिया है। क्लियर है? ठीक है, इसके नीचे लिख लेना इसका रीजन क्या होता है, इसके नीचे लिख लेना है रीजन क्या होता है। ऐसे आपको राउंड करने की जरूरत नहीं है, रेडियस रेशियो तो वेरी लो। ठीक है, रीजन जरूर लिख लेना। आर प्लस बहुत कम होगा, आर माइनस बहुत ज्यादा होगा, तो फाइनल रेडियस रेशियो यानी आर आर वेरी लो। ओके, चलिए चलो बेटा, एक अपन क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों इसमें नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो कॉन्सेप्ट वही होता है, बस क्या करता है 3-4 साल से हर बार एक नया क्वेश्चन डेराइव करता है बेटा। कैसे? उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछे। क्लियर है? तो क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होगा बच्चों, नॉर्मली मैं बोलूं बेटा डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेस होने का मतलब मान लो मैं किसी बच्चे को बोलूं बेटा डिस्प्लेस हो जाओ, तो डिस्प्लेस होने का मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना है, क्लास के बाहर चले जाना है, पोजीशन चेंज करना। बात समझ में आई क्या? इसमें जो आयन होता है ये बताओ स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब क्या कहेंगे, इन दिस डिफेक्ट कैटायन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लेटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस।
सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट और डिसलोकेटेड डिफेक्ट है। डिसलोकेटेड क्यों कहते हैं? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट तो इस वजह से बोलते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, होता स्ट्रक्चर के अंदर ही है लेकिन यहां से यहां चला जाएगा, इस वजह से क्या है ये डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट है बेटा। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखाऊंगा उसी के बेसिस पे बोला गया क्या डिसलोकेटेड डिफेक्ट। डिसलोकेटेड का मतलब क्या है? लोकेशन भी इसकी फिक्स नहीं होती। ओके क्यों? इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो अपन बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, सुनना इस बात को। इन दिस डिफेक्ट है सेम चार्ज कम्स क्लोजर। ओके अरे सेम चार्ज पास पास आते नहीं आते, कैसे? मान लो बच्चों पहले कैटायन यहां पर था और ये कैटायन यहां पर है, तो इनके बीच में थोड़ा गैप है या नहीं है? गैप है बच्चों। अब हमें पता अगर कैटायन यहां आ जाए तो ये बताओ दो कैटायन के बीच में गैप क्या हो गया? बहुत कम हो गया, स्पेस बहुत कम हो गया। और सेम चार्ज ये बताओ हमें पता है सेम चार्ज इतने पास रह सकते हैं क्या? नहीं, तो ये इसको वापस रिपेल करेगा, वापस रिपेल करेगा तो दूसरे फ्री स्पेस में जाएगा। क्लियर है? दूसरे फ्री स्पेस में जाएगा तो फिर से हमें पता इस पॉजिटिव के पास आ गया नहीं आ गया? आ गया बेटा। ये वापस इसे यहां से भगाएगा कि भाग, क्या ये ठीक है, वापस इसे भगा देगा, ये बेचारा भगा देगा। तो कहने का मतलब इसे चक्री रखेंगे यहां से बच्चों। इसका मतलब इसकी लोकेशन फिक्स है क्या? नो, कभी इस फ्री स्पेस में, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें। इस वजह से इसे डिसलोकेटेड डिफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? नीट 2018 में पूछा गया है। ओके हाँ, वहां रीजन नहीं पूछा, नॉर्मली बस यही पूछा था डिसलोकेटेड डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेटेड डिफेक्ट कौन सा होता है? ट्रैंगल डिफेक्ट। क्यों होता है इसका रीजन मैंने बताया। क्लियर है? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट लिख लेना। नीट 2018 एग्जाम में आया पॉइंट बेटा, एग्जाम का नाम जरूर लिखा करो। एक चीज आई हुई बेटा दोबारा भी बन सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ठीक है लिखो, इन दिस डिफेक्ट, in this defect cation, in this defect cation displaced, cation displaced from its lattice point, in this defect cation displaced from its lattice point, cation displaced from its lattice point to interstitial space, cation displaced from its lattice point to interstitial space. So this defect is called displacement or dislocated defect. Displacement or dislocated defect. So this defect is called displacement or dislocated defect. क्लियर है? ठीक, अब क्या कहेंगे, बार बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो सेम चार्ज हमें पता पास पास आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे बेटा। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं होगा? कभी इसको यहाँ से यहाँ रिपेल करेगा, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा नहीं हो रहा? चार्ज ट्रांसफर हो रहा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्लियर है? मैं साथ में रीजन जरूर लिखाता हूं बेटा, ध्यान रखना। इस डिफेक्ट में कंडक्टिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन तुम्हें ध्यान होना चाहिए क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। बात समझ में आई क्या? बाबर इंडिया में इस साल आया था, वो आर्ट्स के लिए रटना नहीं हमें, कौन सी साल आया था? 1526। काम खत्म, इतने में काम हो जाएगा। अपन को पता होना चाहिए बाबर क्यों आया था, उसकी क्या प्रॉब्लम थी। बात समझ में आई क्या? रीजन यानी साइंस कहती क्या है, थोड़ा पीछे क्या होता है आगे क्या होगा। साइंस मतलब क्या होता है? साइंस का दिमाग चलाना। साइंस कभी प्रेजेंट में नहीं होती, या तो पास्ट में होती है, फ्यूचर का काम होता है। यस और नो? कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, इसकी वजह से प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा। बात समझ में आएगा? तो साइंस का मतलब ही होता है थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे। साइंटिस्ट वही तो होता है, क्या क्यों और कैसे। काम खत्म, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, काम खत्म। रीजन समझ लिया, वही तो साइंस है बेटा। आर्ट्स कॉमर्स में रटना थोड़ी है, ये बराबर ये होता है काम खत्म, रटना मतलब रटना। नो, तो क्या कहा, इसे क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है? क्यों बेटा? क्योंकि इसमें सेम चार्ज क्या आते हैं? पास पास आ जाते हैं, काम खत्म। क्लियर है? लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। इन दिस डिफेक्ट, in this defect same charge, in this defect same charge comes closer, in this defect same charge comes closer, so conductivity and dielectric constant of solid
सो कंडक्टिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड, so conductivity and dielectric constant of solid increases, so conductivity and dielectric constant of solid increases, क्लियर है। चलो, और ये डिफेक्ट किसमें होता है बच्चों, तो ये जरूर लिख लेना, लिखो लिखो द कंपाउंड of D block halides, D block halides ब्रैकेट में लिखो बेटा, AgCl, AgBr, AgI, the compound formed by D block halides represent this type of defect, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, यानी ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं। ओके, ये तो हुई बच्चों शॉर्ट की और फ्रैंकल वाली बात। ओके, यहां तक तो हर टीचर बताते हैं नॉर्मली बच्चों, लेकिन ध्यान रखना एक दो चीजें खासकर हमें याद रखनी है बच्चों, जो हमारे बहुत काम आएगी। ओके, अपने स्टाइल में जहां कंफ्यूजन की बात आ जाए वहां पर मैं हमेशा इस चीज की हेल्प लेता हूं ताकि बच्चा लंबे टाइम तक याद रखे, और कॉपी में नोट भी जरूर करवाता हूं, भले ही देसी लैंग्वेज में हो, ताकि बच्चा पूरी साल में 3-4 बार जब भी कॉपी रिवाइज करे ये ट्रिक सामने से निकले और वहां कंफ्यूजन से बच सके मेन एग्जाम में। ओके, क्या कहा बच्चों, देखो जैसे भी याद हो बेटा वैसे याद कर लिया करो, दिमाग में कुछ ना कुछ सेट होना चाहिए कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अपने दो डिफेक्ट पड़े हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल, क्लियर। शॉर्टकी में अपन ने क्या कहा बच्चों, यानी आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं, क्लियर है। फ्रैंकल में अपन ने क्या कहा बच्चों, आयन स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं, फ्री स्पेस में जाते हैं, लेकिन होते तो स्ट्रक्चर के अंदर ही है ना, क्लियर है। तो शॉर्टकी में नॉर्मली हम बच्चों क्रिकेट मैच देखते हैं शॉट मारो बॉल बाहर, बात समझ में आई क्या, कैसे भी दिमाग में सेट रखो, लेकिन सेट रखना बेटा। आज आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, सर ने बता दिया, 5 दिन बाद साफ हो जाएगा किस में आयन क्या होता है, तो ध्यान रखना। शॉट मारो बॉल बाहर, यानी आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। F फॉर फील्ड, यानी आयन स्ट्रक्चर के फील्ड के अंदर ही रहेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कैसे भी दिमाग में सेट रखो, लेकिन सेट जरूर रखना। क्या कहा, शॉट मारो बॉल बाहर, काम खत्म। अरे शॉट मारेंगे तो ऐसे लॉलीपॉप शॉट थोड़ी मारेंगे कि वही बात है, तो 30 यार्ड का होता है बेटा, उसके अंदर ही रह जाए, नो। तो T20 का जमाना है, वेस्ट इंडीज वाले कालियों की तरह मारेंगे बेटा, सीधा बाहर। बात समझ में आई कि मारना है तो, वरना क्यों मारेंगे, इंडिया वालों की तरह सिंगल डबल ही ले लेंगे। कहने का मतलब क्या, शॉट मारो बॉल बाहर। और फ्रैंकल की बात करें तो क्या करेंगे, F फॉर फील्ड के अंदर ही रह जाएगा बच्चों। ओके, ठीक है, तो लिख लो ये ट्रिक बेटा, लिखो शॉर्ट की शॉट मारो बॉल बाहर। अरे अंग्रेजों, समझ जाओगे ना, हिंदी में लिखा है, ये ट्रिक है, समझ जाओगे ना संकेत। शॉट मारो बॉल बाहर। जतिन, घर पे जाके ये डाउट तो नहीं आ गया ना, सर ये बॉल कहाँ जाएगी, ग्राउंड के छत के, वो स्टेडियम के ऊपर जाएगी या बाहर चली जाएगी, कितनी बाहर जाएगी, कहीं भी जाओ लेकिन बाहर चली जाएगी बेचारी। ठीक है, शॉट मारो बॉल बाहर, फिर से एरो लगाए लिख लो, आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं, आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं, आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। लिख लिए, चलो बेटा दूसरा लिखो, फ्रैंकल फॉर फील्ड, F फॉर फील्ड, लिख लिए। इसके आगे लिख लो, आयन ग्राउंड या स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं, आयन ग्राउंड या स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं, आयन ग्राउंड या स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं, काम खत्म। आयन ग्राउंड या स्ट्रक्चर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है।
लंबे टाइम तक याद रखने में बहुत हेल्प करेगा बेटा। कभी कभार मान लो कई दिनों बाद रिवाइज नहीं किया, अचानक क्वेश्चन आगे आ जाए तो ये ट्रिक्स बहुत काम आती है। सर ने कहा था ऐसे, ठीक है, मैं कई ट्रिक्स लिखाता हूँ, तो आगे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद को पता है पूरी फिजिकल कॉन्सेप्ट है और इसको तो पता ही है, ठीक है। आगे कई चैप्टर सारे ट्रिक्स में चलेंगे, जहां कंफ्यूजन की बात आ जाए बच्चे को रटना पड़े वहां अपनी स्टाइल में ट्रिक तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, कैसे करना क्या करना। चलो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या शॉर्टकी और फ्रैंकल के जब हम एग्जाम्पल लिख रहे थे उसमें बच्चों कुछ चीज दिमाग में स्ट्राइक करी कि आपके एक एग्जाम्पल दिमाग में स्ट्राइक किया क्या? शॉर्टकी के अपने एग्जाम्पल लिखे थे क्या? शाबाश बेटा बहुत अच्छे। AgBr अपने क्या लिखा था शॉर्टकी में, क्या लिखा था? एल्कलाइन मेटल हैलाइड NaCl KCl CaCl और साथ में मैंने लिखा था AgBr, यस और नो। फ्रैंकल में भी क्या लिखा? डीब्लोइक कंपाउंड के हैलाइड जो होते हैं बच्चों AgCl AgBr AgI, इनमें फ्रैंकल, इसका मतलब AgBr में क्या होता है? शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। समझ में आ गया? कई बार पूछा हुआ बच्चों, ध्यान रखना है। ओके लिखो बेटा, नोट लो नंबर 2 लिखो। AgBr is represent both Schottky and Frankel defect. 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 क्लियर है? चलो बच्चों एक बेटा देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा टिक लगाने वाला, ओके। लेकिन इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट वैसा कुछ नहीं है, बच्चा सोचेगा अब कैसे करूं, सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन दिमाग चलाना बेटा क्या है। एक्चुअल में आपसे क्या करेगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इसमें से कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा। अब बच्चा कहेगा सर ने जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें से तो कोई सा है ही नहीं, लेकिन आपको करना क्या, समझना बेटा कैसे ध्यान रखना है। आपको वो एग्जाम्पल चूज करना है जो क्या हो, एल्कलाइन मेटल का हो, यस और नो। मैंने क्या कहा, एल्कलाइन मेटल का कोई एग्जांपल हो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है ये बताओ। एल्कलाइन मेटल की साइज कम होती है ज्यादा होती है? एल्कलाइन मेटल की साइज ज्यादा होती है बच्चों, ध्यान रखना बहुत ज्यादा होती है, ओके। एल्कलाइन मेटल की साइज ज्यादा होती है, इतना तो मुझे याद आ रहा है इनऑर्गेनिक का। अरे लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है बेटा, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो नॉर्मली एल्कलाइन मेटल की साइज ज्यादा होती है, क्लियर है। हमें पता है एल्कलाइन मेटल की साइज ज्यादा होती है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन बीच के फ्री स्पेस में आता है, क्लियर है। अब ये बताओ बीच के फ्री स्पेस की साइज क्या होती है? कैटायन की साइज के इक्वल थोड़ी होती है, बीच का फ्री स्पेस तो क्या होता है एटम या आयन के साइज के कंपैरिजन में कम होता है, क्लियर है। अरे सीधी सी बात है बच्चों, हमें पता है जैसे इस टाइप से आयन है, मान लो कैटायन और एनायन प्रेजेंट है बेटा, ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, यस और नो। तो बीच का जो फ्री स्पेस है ये बताओ, बीच के फ्री स्पेस की साइज ये जो आयन की साइज है इसके इक्वल थोड़ी होगा, नहीं बच्चों, बीच का फ्री स्पेस क्या होता है, कम होता है, क्लियर है। अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करो, फ्रैंकल डिफेक्ट तो कब बोलेंगे, जब कैटायन क्या आ जाए इस बीच के फ्री स्पेस में आता है, यस और नो। और हमें पता है एल्कलाइन मेटल की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। साइज ज्यादा होने से ये बताओ कैटायन क्या होगा, बीच के फ्री स्पेस में एडजस्ट हो सकता है क्या, नहीं बेटा। इस वजह से ध्यान रखना एल्कलाइन मेटल, अब मेरा स्टेटमेंट सुनना, एल्कलाइन मेटल डज नॉट रिप्रेजेंट टू फ्रैंकल डिफेक्ट because cation cannot be occupied in interstitial spaces due to big size of cation। काम खत्म, समझ में आ गया, yes or no। लिखो बेटा नंबर 3 लिखो, alkaline metals does not represent alkaline metals does not represent alkaline metals does not represent to Frankel defect। Alkaline metals does not represent to Frankel defect because cation cannot be occupied, because cation cannot be occupied in free space, interstitial spaces। Cation cannot be occupied in interstitial spaces because cation cannot be occupied in interstitial spaces due to big size of cation, due to big size of cation।
क्लियर है बेटा? यस और नो, यस और नो, क्लियर है? ये अपने बात की शॉर्ट की डिफेक्ट और ट्रायंगल डिफेक्ट, यानी जो अपना डिफेक्ट का फर्स्ट टाइप था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, हर डिफेक्ट के बारे में मैंने एक एक बात बताई है। जैसे मैंने कहा बेटा स्टार्टिंग के डिफेक्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, सीधा टिक लगाने वाली बात बेटा, ओके। इस डिफेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, समझ में आ गया? तो एक एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने बताया है, ध्यान रखना कैसे करना है, क्लियर है? चलो बेटा नंबर 2 सेकंड टाइप के डिफेक्ट की बात करते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसे अपने कहा था मेनली डिफेक्ट 3 टाइप के, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें सेकंड टाइप अपना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा बेटा डायरेक्टली मैं सीधा इसके टाइप्स पे आ जाऊं, ये ऐसा होता है ऐसा होता है, सीधे पॉइंट्स दिखा दूं अब रटो नहीं बेटा, पहले बच्चे को पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ओके। हम हेडिंग जो लिख रहे हैं ध्यान रखना, सक्सेस का सबसे बेस्ट रीजन बेटा यही है, आपने जो हेडिंग लिखी है उसका मीनिंग समझ लो। बात समझ में आई क्या? यानी उसका मीनिंग समझ लो, आधा कॉन्सेप्ट तो वही क्लियर हो जाएगा इसमें होता क्या है, क्लियर है? ये बेसिक थीम आपने समझ ली तो आपको लाइंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ओके। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इनका मतलब क्या होता है तो समझना बेटा, इधर ध्यान दो। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड में मिलता है, उसे क्या बोल देंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में सर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड कौन से होंगे, तो आपको जैसे याद है बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, एक तो होता है स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, क्लियर है? स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड के लिए मैंने क्या कहा था, वो सॉलिड है जिसमें क्या होता है कैटायन एनायन का रेशियो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में सेम होता है, उसे बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, क्लियर है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था बेटा NaCl का, NaCl का अगर फॉर्मूला देखें तो Na और Cl 1:1 है या नहीं है? अरे रेशियो क्या रहा फॉर्मूले में, एक Na एक Cl 1:1 है, क्लियर है? जब इसकी स्ट्रक्चर अपने पढ़ी थी रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, उसमें देखा था Cl का नंबर, Cl माइनस का नंबर 4 होता है, Na प्लस का नंबर भी कितना होता है 4, स्ट्रक्चर में इनका रेशियो 4:4 होता है, तो 4:4 होता है तो 1:1 आ गया नहीं आ गया? फॉर्मूले में 1:1 है और स्ट्रक्चर में भी 1:1 इक्वल रेशियो है, तो ये बताओ उन्हें क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, क्लियर है? दूसरा क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, वो सॉलिड जिनमें कैटायन एनायन का रेशियो कंपाउंड के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या बोला बेटा? वो सॉलिड जिनमें कैटायन एनायन का रेशियो स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों में क्या होगा? डिफरेंट होगा, उनको क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, क्लियर है? इनमें मिलने वाले डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्लियर है? कैसे बच्चों समझना है इस चीज को? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा है बेटा, मैंने ये लिखा है Cu2O, क्लियर है? ठीक है बेटा, ये लग रहा है बच्चों, देखो ये हमने लिख दिया। अब ये बताओ दिखने में आपको फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फॉर्मूले की बात करें तो कैटायन एनायन का रेशियो क्या आ रहा है? अरे 2:1 है या नहीं है? है बच्चों, फॉर्मूले में रेशियो क्या है? 2:1 है, क्लियर है? लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो एक्चुअल रेशियो जो स्ट्रक्चर के अंदर आता है 1.98:1 आता है। मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चर में इसका रेशियो क्या आता है? 1.98:1 आता है। हाँ, इतना भी डिफरेंस नहीं आता कि ये 2:1 है तो ये 1.5:1 हो जाएगा या 1:1 हो जाएगा, माइनर डिफरेंस जरूर आता है। इसका रीजन क्या है? कैटायन एनायन अपने स्ट्रक्चर को छोड़कर चले जाएंगे तो उनका एक्चुअल नंबर कम ज्यादा होगा, समझ में आ गया? लेकिन एक बात श्योर है, फॉर्मूले में आपको जो रेशियो शो हो रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर में वो रेशियो नहीं होगा, भले ही उससे माइनर डिफरेंस हो लेकिन कुछ डिफरेंस जरूर होगा, समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या कहेंगे? फॉर्मूले में रेशियो आ रहा 2:1 और स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल रेशियो क्या आएगा? कैटायन का नंबर 2 से कुछ कम होगा बच्चों, तो 1.98:1 होता है। ऐसे सॉलिड को बोलते हैं क्या? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड, जिनके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में कैटायन एनायन का रेशियो डिफरेंट होता है, क्लियर है? और ऐसे सॉलिड में मिलने वाले डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो द सॉलिड in which ratio of cation and anion, the solid in which the ratio of cation and anion, the solid in which ratio of cation and anion is different, the solid in which the ratio of cation and anion is different
द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। Ratio of cation and anion is different in both structure and formula of compound. Called as non-stoichiometry solid. Called as non-stoichiometry solid. Called as non-stoichiometry solid. And the defect occur in this type solid. And the defect occur in this type solid called as non-stoichiometry defect. And the defect occur in this type solid called as non-stoichiometry defect. Clear है? ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो स्टोइकियोमेट्री सॉलिड के बारे में, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट था उसके बारे में अपन ने क्या कहा था, इसमें कैटायन एनायन का कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ आयंस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज अनचेंज्ड। उसमें तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का कंपोजिशन अनचेंज रहता है। कंपोजिशन का मतलब है हमें पता है उनका रेशियो पहले भी सेम होता है, बाद में भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये बताओ इसमें कंपोजिशन चेंज होगा नहीं होगा? अरे फॉर्मूले में अलग है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग होता है बच्चों। यस और नो? तो ध्यान रखना, इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मतलब जो आयंस है स्ट्रक्चर के अंदर, उनका कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कंपोजिशन चेंज क्यों होता है बच्चों? स्टोइकियोमेट्री में तो क्या होता है, या तो आयन स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है या फिर इक्वल नंबर में कैटायन एनायन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं, यानी कैटायन एनायन का नंबर इक्वल होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। लेकिन इसमें क्या होता है, या तो कैटायन चला जाएगा या एनायन चला जाएगा, मतलब दोनों का नंबर क्या होता है, कम ज्यादा हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स the composition of constituent particles is changed, the composition of constituent particles is changed in this defect, the composition of constituent particles is changed in this defect। इस डिफेक्ट में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। क्लियर है? ओके चलो अब बात करते हैं इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो लिखो बेटा, टू टाइप्स, दो टाइप का होता है। नंबर वन, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। बच्चों नाम से पता चल रहा है मेटल या कैटायन, या तो मेटल बोल देंगे कैटायन बोल देंगे, क्योंकि मेटल क्या करती है, कैटायन का फॉर्म होता है बेटा। क्लियर है? मेटल या कैटायन एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना। देखो मैंने क्या कहा, हेडिंग का मीनिंग समझ लो, रटना नहीं पड़ेगा। मेटल या कैटायन एक्सिस, इसका मतलब मेटल या कैटायन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। मेटल या कैटायन ज्यादा कब होंगे, जब एनायन का नंबर कम होगा, सीधी सी बात है। एनायन का नंबर कम कैसे होगा, जब कुछ एनायन अपने स्ट्रक्चर को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चले जाएंगे, अपनी जगह को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चले जाए तो एनायन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनायन का नंबर कम हो जाएगा, उनके कंपैरेटिवली कैटायन का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? एक कंडीशन तो ये है बच्चों कैटायन के ज्यादा होने की। दूसरी कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रक्चर के खुद के कैटायन एनायन तो है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा कैटायन क्या आ जाए, स्ट्रक्चर के अंदर चला आ जाए बेटा, तो भी कैटायन ज्यादा होंगे नहीं होंगे। जैसे बॉयज गर्ल्स वाली बात है बेटा, सपोज करो क्लास में मान लो 100 बॉयज है 100 गर्ल्स है। क्लियर है? तो दोनों का नंबर इक्वल है, कोई टेंशन नहीं है। अब सपोज करो मान लो 5 गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे है मान लो जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो ये बताओ कैटायन जो बॉयज है उनका नंबर ज्यादा हुआ नहीं हुआ, उनके कंपेरेटिवली। एक कंडीशन तो ये है। क्लियर है? या फिर मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, 100 थे। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मान लो 5 बॉयज ने और एडमिशन करवा लिया, अभी बॉयज का नंबर ज्यादा हो गया नहीं हो गया, हो गया बेटा। तो मैंने क्या कहा, जैसे मेटल या कैटायन एक्सिस बोला है, वैसे बॉयज को अगर मैं एक्सिस में बोलूं या गर्ल्स को एक्सिस में बोलूं तो क्या होगा, जो एक्सिस में होगा उसके कंपेरेटिवली जो दूसरा आयन है वो या तो क्या करेगा, क्लासरूम या स्ट्रक्चर को छोड़कर चला जाए,
या बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आयन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, वो भी ज्यादा हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं बेटा। तो दो टाइप से हो सकता है, समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो बेटा, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, इसके आगे लिखो अकर बाय टू रीजंस, दो रीजन से ये होता है, अकर बाय टू रीजंस, अकर बाय टू रीजंस, दो रीजन से होता है बच्चों ये। ओके ठीक है। नंबर 1, ड्यू टू एनायनिक वॉइड, पहला टाइप। एक एक चीज बच्चों आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो किसमें क्या हो गया। क्लियर? आधे घंटे में खिचड़ी बना देता बच्चे को, होता ठीक है चैप्टर हो गया, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता, और इसमें 100% क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, हर 2-3 साल से नीट और जेईई में। ठीक है बेटा? तो क्या होगा? ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स। फिर मैंने कहा बच्चों हेडिंग का मीनिंग समझ गए, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, हेडिंग से क्या पता चल रहा है? एनायनिक वॉइड, एनायनिक वॉइड है, इसका मतलब एनायन क्या करेंगे? अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाएंगे। एनायनिक वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड मतलब मैंने क्या कहा? फ्री स्पेस या वैकेंसी। एनायन की जगह वैकेंसी कब बनेगी? जब एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चला जाए। यस और नो? अगर एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चला जाए तो सीधी सी बात है बच्चों, कैटायन का नंबर ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। यही तो अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। आ गया समझ में? तो इस डिफेक्ट में क्या होगा? एनायन लीव्स देयर लेटिस पॉइंट एंड मूव्स आउटसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एनायन क्या करते हैं? अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर चले जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? एक स्टेटमेंट लिखो एनायन, लिखो एनायन लीव्स देयर लेटिस पॉइंट, एनायन leaves their lattice point and moves outside the crystal structure and moves outside the crystal structure, moves outside the crystal structure। क्लियर है बेटा? इधर ध्यान दो बच्चों, देखो मैंने क्या कहा, इधर ध्यान दो। नॉर्मली मैंने क्या कहा? ये तो किसी आयनिक सॉलिड की स्ट्रक्चर थी, पहले कैटायन एनायन इस टाइप से। क्लियर है? बिफोर डिफेक्ट कंडीशन है ये। अब हमें पता है अगर इसमें मेटल एक्सिस वाला केस अगर पढ़ रहे हैं, वो भी कैसे? एनायनिक वॉइड से। तो वो कब बनेगा बच्चों? जब एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चला जाए। यस और नो? अगर ये एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चला जाए तो प्लस माइनस, प्लस इस माइनस की जगह फ्री स्पेस आ जाएगा, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है माइनस। क्लियर है? ऐसी कंडीशन आएगी नहीं आएगी? लेकिन अब बच्चे के दिमाग में आए कि सर आपने एक बात कही थी, क्या? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिसाइड्स द डिफेक्ट। चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होगी? न्यूट्रल होगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। डिफेक्ट होने के बाद भी चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है? देखते हैं बच्चों डिफेक्ट के बाद क्या होगा। देखो प्लस कितना है? 1 2 3 4 5 प्लस 5 है। माइनस कितना है? 1 2 3 4 5 माइनस 5 है। प्लस 5 माइनस 5, नेट चार्ज 0 है या नहीं है? लेकिन डिफेक्ट के बाद अगर अपन देखें बच्चों तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 प्लस का कितना है? 5, माइनस का कितना? 1 2 3 4, माइनस का 4 है। ये बताओ प्लस 5 माइनस 4 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्या ये? अरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या ये? नो बच्चों, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई नहीं हुई, लेकिन न्यूट्रलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? मेंटेन रहनी चाहिए। यस और नो? तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? एनायन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके? अरे दो फ्रेंड्स में अगर झगड़ा हो जाता है, एक क्या कहता है मैं जा रहा हूं छोड़ के तुम्हें जा रहा हूं, तो दूसरा क्या कहता है जाए तो जा नहीं बाढ़ में जा। ओके? लेकिन मेरे रिचार्ज और मेरी जो पार्टी तुम्हें शॉपिंग कराई उसके पैसे वापस देके जा। होता नहीं होता? होता नहीं होता? सेम वही केस है बेटा। तो ध्यान रखना जतिन, पैसे ले लेना बेटा वापस, ठीक है? रिचार्ज और शॉपिंग के, ठीक है? वरना लॉस में जाएगा, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो यहाँ भी सेम केस यही होता है। देखो अगर कैटायन एनायन दोनों में झगड़ा हो गया तो कैटायन क्या करेगा? एनायन कहेगा मैं जा रहा हूं, तो कैटायन क्या कहेगा? जैसे कपिल शर्मा शो में कहता है तुम जाओ नहीं बाढ़ में जाओ, ठीक है? वैसे कैटायन भी क्या कहेगा? जाओ नहीं बाढ़ में जाओ, लेकिन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, मेरे पॉकेट मनी को मेंटेन करने के लिए मेरे पैसे वापस देके जाओ। ओके? कैटायन भी क्या करेगा कि स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन वापस देके जाओ। यस और नो? क्लियर है? तो एनायन क्या करेगा?
क्रिस्टल स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यस और नो। बात समझ में आई क्या, मेरा स्टेटमेंट सुनते जाना। और एनायन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस में आ जाते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। मैंने क्या कहा बच्चों, अरे सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना आता है, -1 आता है, नहीं आता बच्चों। अपन लिखते हैं Cl-, कब लिखते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का देखो कैटायन एनायन का नंबर भले ही कम ज्यादा हो, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए कैटायन एनायन का नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है, चार्ज इक्वल होना जरूरी है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव। कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो बेटा, ये बताओ NaCl हमें पता है Na पर क्या आता है प्लस, Cl पर क्या आता है माइनस, यस और नो। ये बताओ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है, अरे है या नहीं है, +1 -1 नेट चार्ज इक्वल है या नहीं है बच्चों। क्लियर है। ये बताओ आयन का नंबर इक्वल है या नहीं है, आयन का नंबर इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं ये लिख दूं बेटा CaCl2। ये बताओ कैटायन किस पर होगा, कैल्शियम पर, इस पर और इस पर -1, यस और नो। ये बताओ कैटायन एनायन का नंबर इक्वल है या अनइक्वल है, अनइक्वल है बेटा। कैटायन का नंबर 1 है, एनायन का कितना है 2 है। एनायन का नंबर कम ज्यादा है, कैटायन एनायन का नंबर में डिफरेंस है, लेकिन ये बताओ फिर भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है बच्चों, क्योंकि चार्ज इक्वल है। कैसे, एक कैल्शियम पर +2, तो क्लोरीन पर 1 पर -1, 2 पर कितना हो गया -2। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज इक्वल होना, टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव। आयन का नंबर कम ज्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो क्या होगा, जब आफ्टर डिफेक्ट की बात करें तो कैटायन एनायन का नंबर तो क्या होता है, नो डाउट अनइक्वल हो सकता है, लेकिन चार्ज इक्वल है या नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो एनायन नेगेटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर जाता है, तो स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। समझ में आ गया। और वो इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्पेस में आ जाते हैं। क्लियर है। और इन फ्री स्पेस को बोला जाता है बेटा एफ सेंटर। इनको क्या बोला जाता है बेटा, एफ सेंटर। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर ये वर्ड कहां से आया, तो जर्मन में एक वर्ड यूज होता था बेटा फार्बे। क्या कहा, फार्बे। इसका मतलब भी क्या होता था, कलर। इसका मतलब क्या होता था बेटा, कलर। इस वजह से इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। क्लियर है। अब मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट सुनना बच्चों, जो 2-3 स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं इस डिफेक्ट के बारे में। क्या, anion leaves their lattice point and moves outside the crystal structure। क्लियर है। anion अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्या करता है, स्ट्रक्चर के बाहर चला जाता है। क्लियर है। ओके चलो अगला स्टेटमेंट सुनो। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर anion release their electron। yes or no। क्लियर है। ओके ठीक है। अगला स्टेटमेंट सुनो। द रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय anion arise in voids। अराइज इन वॉइड्स में आ जाते हैं, फ्री स्पेस में आ जाते हैं। द क्या कहा, द रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय anion अराइज इन वॉइड्स एंड प्रोड्यूस द कलर देयर। बात समझ में आई कि वहां पर क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। बच्चा कहेगा कलर प्रोड्यूस क्यों करेगा, बच्चों देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करके अपने सेल या ऑर्बिट में चेंज करता है, नहीं करता। यस और नो। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल में अपन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कब करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन करके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे बोर मॉडल में क्या करते हैं, जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट बढ़ता जाता है एनर्जी बढ़ती जाती है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। सेकंड की एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होती है, थर्ड की सेकंड से ज्यादा, फोर्थ की थर्ड से ज्यादा। कहने का मतलब है जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी बढ़ती जाती है। क्लियर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर एनर्जी में जाए तो एनर्जी गेन करता है, अरे बढ़ाने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, या हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी कम करने के लिए लॉस करता है। तो मेरा कहने का मतलब है चाहे लॉस करे चाहे गेन करे, सेल या ऑर्बिट में चेंज तो कर ही लेगा। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन करके क्या करता है बच्चों, सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकता है। क्लियर है। ये जो एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फोटोन की फॉर्म में होता है। यस और नो। फोटोन क्या है, एनर्जी बंडल्स तो है बेटा। एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में होता है, फोटोन की फॉर्म में होता है। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज जैसे मैंने कहा फोटोन यानी वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है। हर वेव की स्पेसिफिक क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और हर वेवलेंथ का स्पेसिफिक कलर होता है, नहीं होता, स्पेसिफिक कलर होता है बच्चों। समझ में आ गया। क्लियर है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जब एक्सचेंज होता है तो हमेशा क्या करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करता है बच्चों। क्लियर है। एनर्जी का एक्सचेंज वेव की फॉर्म में होता है, हर वेव की एक वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ का स्पेसिफिक कलर होता है, इस वजह से वो कलर प्रोड्यूस करता है। कैसे, जैसे मैंने कहा बेटा, जैसे अपन जो लोहे का काम करते हैं अपन लोहार बोलते हैं, आपने देखा होगा बेटा वो क्या करते हैं,
अरे जो आयरन होता है बेटा उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, वो रेड कलर शो करता नहीं करता, क्यों करता है बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट करने से उसके जो मेटल के एटम है बच्चों वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाते हैं। क्लियर है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाते हैं। और जब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री कब हुआ, जब उसने हीट की फॉर्म में एनर्जी गेन की है। यस और नो, हीट की फॉर्म में एनर्जी गेन की है और ये एनर्जी का एक्सचेंज वेव की फॉर्म में होता है। हर वेव की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ का कलर होता है। जैसे अपन बोलते हैं विबग्योर, अरे सनलाइट में अपन बोलते हैं 7 कलर होते हैं बेटा विबग्योर। विबग्योर में अलग अलग कलर होते हैं नहीं होते, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, होता ही नहीं होता। विबग्योर में अलग अलग कलर होता है, हर कलर की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती नहीं होती। तभी तो अपन बोलते हैं सनलाइट की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब कोई फिक्स वैल्यू होती है क्या, नहीं। यानी वॉयलेट कलर की अलग वेवलेंथ होगी, इंडिगो की अलग होगी, ब्लू कलर की अलग वेवलेंथ होती है, रेड की अलग होती है, येलो की अलग, ऑरेंज की अलग, ग्रीन की अलग। समझ में आ गया, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है या हर वेवलेंथ का अलग अलग कलर होता है बच्चों, मैं दोनों चीज बोल सकता हूं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या होता है, देखो एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चला जाता है और स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, एनायन क्या करेगा, अपने चार्ज को इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिलीज करता है, क्योंकि न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। अपन ने क्या कहा, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनायन की वजह से जो फ्री वॉइड्स बन गई थी उनमें आ जाते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। क्लियर है, दीज कलर्ड वॉइड आर कॉल्ड एज एफ सेंटर। क्लियर है, ये जो कलर्ड वॉइड्स होती है बच्चों उनको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जर्मन में इसको वर्ड होता था बेटा फार्बे, एक वर्ड यूज होता है जिसका मतलब भी क्या होता है, कलर होता है, यहाँ से ये वर्ड यूज हुआ एफ सेंटर। समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो, क्लियर। लिखो बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या नोट किया, स्टेटमेंट नोट किया क्या, कुछ भी स्टेटमेंट नोट किया बेटा, क्या किया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, देखो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, to maintain the electric neutrality of crystal structure, to maintain the electric neutrality of crystal structure, anion release their charge as electron. To maintain the electric neutrality of crystal structure, anion release their charge as electron, release their charge as electron, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय एनायन, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन बाय एनायन, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन बाय एनायन अराइज इन वॉइड, अराइज पहुंचते हैं, द रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय एनायन अराइज इन वॉइड्स एंड प्रोड्यूस द कलर, and produce the color, ठीक है। and these colored voids, and these colored voids, and these colored voids are called F center, these colored voids are called as F center, उन colored voids को क्या कहते हैं बेटा, F center कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो ये डायग्राम बनाओ बच्चों, these colored voids are called F center,
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? एक बात बताओ, एफ सेंटर का नंबर एक ही हो जरूरी है क्या? यस और नो? मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? अगर एक एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? एक एफ सेंटर बन जाएगा। अगर दो एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दो एफ सेंटर बन जाएंगे। सीधी सी बात है। अरे सीधी सी बात है बेटा, जितने एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर जाएंगे उतने ही स्पेस फ्री वैकेंसी बनेगी और उतने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर क्या करेंगे? फ्री स्पेस में आएंगे। यस और नो? तो हमें पता है एफ सेंटर की वजह से क्या होता है? कलर प्रोड्यूस होता है। जितने ज्यादा एफ सेंटर बनेंगे हमें पता है बच्चों उतना ही ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा? होगा बच्चों। आ गया समझ में? और हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, चार्ज ट्रांसफर हो रहा, तो ये बताओ कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और नहीं होगी? अरे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी बच्चों। तो मैं क्या कह सकता हूं, द इंटेंसिटी, क्या कहेंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ कलर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एफ सेंटर्स। एफ सेंटर का नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है? सॉलिड की कंडक्टिविटी और कलर की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यस और नो? क्लियर है बेटा? अरे जैसे मेटल वाला केस मैंने देखा, लोहार जो लोहे का काम करते हैं बच्चों, मेटल को जब क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है? थोड़ा लाइट रेड होता है कलर। यस और नो? जब बहुत ज्यादा हीट कर देता है बेटा, एक्सट्रीम कंडीशन होती है उस टाइम में, एकदम क्या होता है? अरे डार्क ब्लड रेड कलर होता है बेटा, उस टाइप का कलर शो होता है, नहीं होता? इसका रीजन क्या है? बहुत ज्यादा हीट करने पर जो मेटल के अंदर जो मिलियंस बिलियंस एटम्स है सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा कलर प्रोड्यूस होता है। तो मिलियंस बिलियंस एटम की वजह से मिलकर जो कलर प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेड कंडीशन होती है बेटा। यस और नो? क्लियर है? वैसे ही जितने ज्यादा एफ सेंटर बनेंगे हमें पता कलर की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, डार्कनेस बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी? बढ़ती जाएगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? लिखो बेटा, लिखो द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड increases, the conductivity of solid increases, the conductivity of solid increases, एक काम करो, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, एंड एक साथ ही लिख लो दोनों को, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड इंटेंसिटी, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो क्या? चमक, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम सेम सा होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ कलर increases due to increases with increasing the number of F centers. The conductivity of solid and intensity or brightness of color increases with increasing the number of F centers. Increases with increasing the number of F centers. Increases with increasing the number of F centers. F center का नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? सॉलिड की कंडक्टिविटी और कलर की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं बेटा। समझ में आ गया? दोनों पॉइंट को मैंने एक कॉमन पॉइंट लिखा दिया, एक साथ लिखा गया, ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये बताओ इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में क्या इफेक्ट आएगा? डेंसिटी अनचेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, क्यों बेटा? शाबाश। अरे आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहे हैं, इधर ध्यान दो, आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहे हैं, मास डिक्रीज होगा, नहीं होगा? मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी बेटा। क्लियर है? लिखो बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, alkaline metal halides are represent these types of defect. Alkaline metal halides are represent these types of defect.
ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको 2-3 एग्जांपल लिखाता हूं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली टीचर आपको लिखाएगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जांपल बेटा ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, क्या कहा बच्चों, देखो इसके 2-3 एग्जांपल ध्यान रखना बेटा। क्या कहेंगे, पिंक कलर ऑफ LiCl। LiCl का पिंक कलर किसकी वजह से होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मेटल एक्सिस, मेटल ज्यादा होगा। समझ में आ गया, LiCl पिंक कलर क्यों शो करता है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Li+। बात समझ में आई क्या, Li+ ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछेगा, येलो कलर ऑफ NaCl, इसमें क्या होगा, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Na+ आयन। क्लियर है। फिर पूछेगा बेटा आपसे वॉयलेट कलर ऑफ KCl, इसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू रिचनेस ऑफ K+ आयन। समझ में आ गया। लेकिन बच्चों आज आपको जितना इजी लग रहा है, बाद में उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कंफ्यूजन में। सीधा टिक लगाना है, गलत पे टिक लगेगा कंफ्यूजन में, और जहां कंफ्यूजन की बात आ जाए वहां पर अपनी ट्रिक बच्चों हमेशा काम आएगी आपको। ओके, ट्रिक आपको क्या ध्यान रखनी है, इधर ध्यान देखो। लीना कहे, लीना कहे, लीना क्या कहती है बच्चों, गुलाबी पीला बैंगनी। लीना कहे गुलाबी पीला बैंगनी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो, अरे अंग्रेजों इधर देखो बच्चों, समझ आओगे क्या। ली फॉर क्या है बेटा, Li, यस और नो, क्लियर है। ली फॉर क्या है, Li+, ना मतलब Na+, कहे K+, समझ में आ गया। गुलाबी, गुलाबी किसको कहते हैं, रेड को कहते हैं बेटा, ध्यान है ना। अरे पिंक को कहते हैं, हाँ क्यों कर रहा है, अरे बावड़े ठीक है, गुलाबी का मतलब क्या होता है बेटा, पिंक को कहते हैं। क्लियर है। पीला किसको कहते हैं, ब्लू को कहते हैं बेटा, यस और येलो कहते हैं। ठीक है बेटा, किसको कहते हैं, येलो को कहते हैं। लवीज, बैंगनी किसको कहते हैं, ब्लैक को कहते हैं ना। बैंगनी किसको कहते हैं, वॉयलेट को कहते हैं बेटा अंग्रेजों थोड़ा सा याद रखना, कोई बात नहीं बेटा। क्या कहा, गुलाबी पीला बैंगनी। मैंने क्या कहा बच्चों, देखो गुलाबी मतलब पिंक, पीला मतलब येलो, बैंगनी मतलब वॉयलेट। ओके, ठीक है। क्या करना बच्चों, पहले को पहले से मैच कर देना, दूसरे को दूसरे से मैच कर देना, तीसरे को तीसरे से मैच कर देना, काम खत्म। क्या, लिथियम की वजह से पिंक कलर, सोडियम की वजह से येलो कलर, और K+ पोटेशियम की वजह से वॉयलेट कलर। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक जरूर दिमाग में सेट रखना, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। लीना कहे गुलाबी पीला बैंगनी, क्लियर है। अब ये मत भूल जाना सर लीना ने क्या कहा था, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो कैसे भी याद रखो, लेकिन याद जरूर रखना बच्चों। चलिए बच्चों, चलिए क्या, यस और नो। तो बच्चों देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, केटल, क्या पढ़ रहे थे, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, यस और नो। मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट अपन ने कहा दो टाइप से होता है, दो रीजन से होता है। एक तो कौन सा था, ड्यू टू एनायनिक वर्ड्स, एनायनिक वर्ड्स की वजह से क्या होता है, समझ में आ गया, क्लियर है। नंबर 2 पढ़ो, लिखो बेटा, नंबर 2 अपन पढ़ते हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस in interstitial spaces due to extra cation in interstitial space due to extra cation in interstitial space। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, हेडिंग के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। ये बताओ इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए तो भी ये बताओ मेटल या कैटायन एक्सिस में होगा या नहीं होगा, यस और नो। अरे इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा कैटायन आएगा तो भी क्या होगी, मेटल ज्यादा हो जाएगी, काम खत्म। तो क्या कहेंगे, इस डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा मेटल या कैटायन क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन क्या कह सकते हैं, ये तो अपनी जैसे मान लो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ओके, ये जैसे अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए,
ये तो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर है बेटा, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, इस टाइप से। क्लियर है? अब हमें पता है बच्चों इस स्ट्रक्चर की वजह से मान लो नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है, अगर मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट अगर हो रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान रखना 2 साल पहले जेईई में बचा यही क्वेश्चन आया था बेटा, सीधा डायग्राम बना के दे रखा था, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। बात समझ में आई क्या? बच्चे को कॉन्सेप्ट ध्यान है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकता है, या डायग्राम देख के कॉन्सेप्ट का आइडिया लगा सकता है कि कौन सा डिफेक्ट है। आ गया समझ में? क्लियर है? ये तो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये बताओ बच्चों, बीच में अगर मैं एक्स्ट्रा ये कर दूं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, तो ये बताओ मेटल या कैटायन ज्यादा होगा नहीं होगा? अरे स्ट्रक्चर के खुद के कैटायन एनायन थे, उनके कंपेरिजन में ये बताओ बेटा एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से फ्री स्पेस में आ जाए, तो पहले के कंपेरिजन में ये बताओ एनायन के कंपेरिजन में कैटायन ज्यादा होगा ही नहीं होगा? होगा बच्चों। अपन बात ही क्या कर रहे हैं, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, समझ में आ गया? लेकिन अपन ने क्या कहा था, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। पहले मान लो डिफेक्ट से पहले क्या था, 1 2 3 4 5 प्लस का 5 है, माइनस का 1 2 3 4 5, माइनस का कितना है 5 है, प्लस 5 माइनस 5 हमें पता है बच्चों क्या है, फिलहाल तो इक्वल है। लेकिन यहाँ बात करें एक्स्ट्रा कैटायन अगर आ जाए तो हमें पता प्लस का कितना हो गया 6, माइनस का कितना है 5, न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या? नहीं। लेकिन अपन ने क्या कहा था, हर डिफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। इसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कैटायन के साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी फ्री स्पेस में होते हैं। समझ में आ गया? तो जितना प्लस उतना ही माइनस होता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? ओके, लिखो बेटा, लिखो लिखो सम एक्स्ट्रा कैटायन सम एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा बोला है यानी स्ट्रक्चर के अलावा, ठीक है, स्ट्रक्चर के खुद के जो आयन है उसके अलावा। सम एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट, some extra cation are present in interstitial space, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, some extra electron also present, some extra electron also present in interstitial space, some extra electron also present in interstitial space। क्लियर है? चलो ये बना लो बेटा स्ट्रक्चर, जटिल संरचना। चलिए बच्चों ये बताओ इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगी बेटा। मैंने क्या कहा, बाहर से यानी स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं, वेरी गुड। लिखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ठीक है। लिखो डी ब्लॉक हैलाइड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट, डी ब्लॉक हैलाइड, सॉरी डी ब्लॉक हैलाइड्स की बजाय और भी कंपाउंड हो सकते हैं। ऐसे लिख लो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे लिख लो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट, the compound formed by d block elements are represent this type of defect, this type of defect, the compound formed by d block elements
आर रिप्रेजेंट दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। क्लियर है? चलो बेटा देखो बच्चों क्या करें, इसके भी दो एग्जांपल है बेटा, देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी के। क्या? येलो कलर ऑफ ZNS, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिचनेस ऑफ Zn+2। एक होता है बेटा रेड कलर ऑफ CuO, तो ड्यू टू रिचनेस ऑफ Cu+2। ओके ठीक है, और अपने स्टाइल में याद रखना बच्चों, कंफ्यूज अगर हो जाओ तो ट्रिक इसकी क्या है बेटा? जय काली। याद हो जाएगा क्या? जय काली। जय फॉर क्या? जिंक। ये फॉर क्या बेटा? येलो। का फॉर? अरे क्या होगा बेटा? कॉपर की बात कर रहा है, ठीक है। ली फॉर लाल यानी रेड। बात समझ में आई क्या? तो कौन से आयन की वजह से कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है बेटा, एक खास कर ध्यान रखना। ट्रिक जरूर लगाना है, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग दिमाग में सेट रहोगे तो कंफ्यूजन से बच जाओगे। रेड कलर ऑफ CuO, ऊपर लिखा ना, इसकी सेम टू सेम है बाकी लैंग्वेज तो, ठीक है। चलो बेटा ये अपने बात की बच्चों, क्या नॉर्मली जैसे स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में दो होते हैं, शॉर्ट की फ्रैंकल, फिर नॉन स्टोइकोमेट्री में है तो इसके दो टाइप होते हैं, मेटल एक्सिस और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट बेटा दो टाइप का होता है, एक तो कौन सा? ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। बात समझ में आ गई? दोनों कंडीशन मैंने 1 बाय 1 बताइए कैसे करना है, क्या करना। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक जो हमने पढ़ा, यहाँ तक तो सिर्फ क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, सीधा टिक लगाने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्री का दूसरा टाइप कौन सा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? मेटल डेफिशिएंसी लास्ट टाइप पढ़ेंगे, फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट, इन दोनों पे न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को अपन क्या करेंगे, उन दोनों डिफेक्ट को डिस्कस करके फिर इन पे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, जो नीट और जेईई में बच्चों पिछले 4-5 साल से बार बार पूछा जा रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और मंडे को अपना ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आई? यस और नो? डिफेक्ट के बेटा जो टिक लगाने वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल टिक लगाने, थ्योरेटिकल ये तो कर लेना, न्यूमेरिकल आए तो मत करना। न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लेना। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है बेटा, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और संडे को बेटा ये चीज ध्यान रखना, संडे को सॉलिड की पूरी शीट कंप्लीट कर लेना। मंडे को चैप्टर होते ही बच्चों ट्यूसडे को अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आई क्या? तो मंडे को पूरी शीट सोल्व कर लेना। संडे को आपको टाइम मिल रहा है तो संडे को पूरी शीट सोल्व कर लेना, टाइम मिल रहा है उसका फायदा उठाओ बच्चों। सॉलिड की शीट नहीं है किसी बच्चे के पास तो कोचिंग से लेके जा सकता है वो। क्लियर है? तो सोल्व कर लेना बेटा अच्छे से, कैसे करना क्या करना। क्लियर है? मंडे को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ट्यूसडे को अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, कहाँ डाउट कैसे आता है कैसे करना। क्लियर?